तो जो पहला अगला इफेक्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लो कि कोई कार्बन चेन है ना, इस तरह की, और इस कार्बन से कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है ना। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ और इसकी नंबरिंग कर दूँ, लाइक जैसे इस तरह से इसकी नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5, IPSC की तरह नंबरिंग किया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो X है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी मैंने कहा कि C1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। अब अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा, बीच में जो इलेक्ट्रॉन होंगे सिग्मा बॉन्ड के, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? X की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि बस अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, वो थोड़ा सा पुल करेगा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ, और इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसकी वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। पूरा नेगेटिव नहीं आएगा, थोड़ा सा नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरा शिफ्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से आ जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो X पे थोड़ा सा नेगेटिव और C1 पे थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। अब अगर हम बात करें कि C1 और C2 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली C1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा हो जाएगी? क्योंकि अभी C1 पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, वो एक पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी से कमी होगी, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज वाला ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा, है ना, न्यूट्रल वाला उतना तेज़ी से अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ओवरऑल जो शिफ्टिंग होगी इस वाले इलेक्ट्रॉन की इस तरफ होगी, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली जितनी शिफ्टिंग यहाँ पे हो रही है उतनी शिफ्टिंग यहाँ नहीं होगी, थोड़ा सा कम शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ये थोड़ा कम आएगा, ठीक है। ये जो साइन बना है ये थोड़ा सा का साइन है, थोड़ा सा का मतलब डेल्टा, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ ये 2 डेल्टा बना हुआ है, इसका मतलब है कि डबल चार्ज आ रहा है, इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। हाँ, अब C2 और C3 के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ऑब्वियसली C2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज उस पर आया है, थोड़ा थोड़ा। तो इस पर जो चार्ज आएगा ये और भी कम आएगा, और भी कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग और भी थोड़ी कम होगी, और चौथे इलेक्ट्रॉन पे जाते जाते जो शिफ्टिंग होगी वो इतनी नहीं होगी कि कुछ पता भी चले, है ना। मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट आएगा बहुत ही कम होगा, इतना कम होगा कि उसको हम ये एज्यूम करेंगे कि कुछ खास फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो उस हिसाब से चौथे और पाँचवें में जाके कोई शिफ्टिंग नहीं होती। तो चौथे कार्बन तक जाते जाते ये जो शिफ्टिंग है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इसी शिफ्टिंग को, है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही है, कौन से इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही है? सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की कंप्लीट शिफ्टिंग हो रही है, पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है। इस पार्शियल शिफ्टिंग को ही अपन इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो आज के बाद से जब भी हमें पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलना होगा तो हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट या फिर आई इफेक्ट। डेफिनेशन लिखेंगे, द पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप बनता है, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये X छोटा सा ग्रुप है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनेगा, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में EWG लिखूँगा, तुम समझोगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और ये जो इतना बड़ा ग्रुप है, ओवरऑल देखा जाए तो ये डोनेट कर रहा है X को, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो इतना बड़ा ग्रुप बनेगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बनेगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में EDG लिखूँगा, और तुम क्या समझोगे? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी हो रहा है और डोनेट भी हो रहा है। ऑब्वियस बात है, एक विड्रॉ करेगा तो एक दूसरा डोनेट करेगा इसको, ठीक है। और उसी के हिसाब से 2 टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट निकल के सामने आते हैं। पहला एक माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, ठीक।
और प्लस आई का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा। तो जब भी कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा बाय इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही होगी लेकिन विड्रॉ हो रहा होगा, तो हम उसे बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट, है ना, माइनस आई इफेक्ट। माइनस का मतलब है विड्रॉ होना, आई का मतलब है इंडक्टिव से विड्रॉ होना, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट करेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस का मतलब है डोनेट करना, आई का मतलब है इंडक्टिव से डोनेट करना, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट ये होता है और प्लस आई इफेक्ट ये होता है, ठीक। अब माइनस आई का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो एक थोड़ा सा याद करना पड़ेगा तुम्हें। जैसे ये है, देखो Nr3+ है, Sr2+ है, NH3+ है, NO2 है, ये तुम्हें पूरा याद करना पड़ेगा, है ना। ऑर्गेनिक में बस यही एक छोटी चीज़ है जो याद करना पड़ेगा। वैसे इसको अगर कई पार्ट में कर देना तो ज़्यादा आराम से याद हो जाता है। जैसे लाइक यहाँ तक तो एक बार में याद कर लो, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक बार में याद करो, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये हो जाता है एक बार में, और उसके बाद OR, OH और ये याद करो, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे कम है, चाहे तो याद कर सकते हैं, वैसे पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि ये जो प्लस वाले जितने हैं वो बहुत ज़्यादा विड्रॉ करेंगे। NO2, साइनाइड, CHO इन सब का विड्रॉइंग पावर काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो ग्रुप्स होते हैं इनका विड्रॉइंग पावर कम होता है, ठीक है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ऑब्वियसली फ्लोरीन का ज़्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का इंडक्टिव से कुछ लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का इंडक्टिव इफेक्ट देखो ऑक्सीजन से कम होना चाहिए था। इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का लेना देना होता है, पर पूरी तरह से उसी पे डिपेंड नहीं करता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। प्लस आई की बात करें, प्लस आई में सबसे ज़्यादा O- का प्लस आई है, डोनेट करने की टेंडेंसी है ना। उसके बाद CO- है, फिर ये CH3, 3 CH3 है, ठीक है। पूरा फोटो बनाएंगे तो समझ में आएगा क्या है। और सबसे पीछे हाइड्रोजन है। अब यहाँ देखें ना, हाइड्रोजन दोनों जगह लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन प्लस आई लगाएगा कि माइनस आई लगाएगा, एक्चुअली में कुछ नहीं लगाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने की जब बात आती है तो भी वो बहुत पीछे रहता है, एकदम पीछे। और जब इलेक्ट्रॉन खींचने की बारी आती है, विड्रॉ करने की बारी आती है, तो भी वो काफ़ी पीछे रहता है। मतलब ना तो वो विड्रॉ करेगा ना ही डोनेट करेगा। तो 0 डोनेशन और 0 विड्रॉइंग पावर रखते हुए ये दोनों ही साइड पीछे रहता है, ठीक है, ठीक। तो ये एक ऑर्डर आता है। अब हम बात करते हैं कि ये इंडक्टिव इफेक्ट अगर लगता है, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। लाइक हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट्स पे, ठीक है। और उसमें सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है वो ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। जो नीचे लाइन लिखी है उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, देखते हैं कि कोई कार्बोकैटायन है ना। तो कौन सा कार्बोकैटायन पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या इफेक्ट डालता है। मान लेते हैं कि ये कार्बोकैटायन है CH2 जिसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन कुछ भी नहीं करता। हाइड्रोजन इसलिए जोड़ा है ताकि हमें पता चले कि ये कुछ नहीं कर रहा है। और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और यहाँ हमने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। डोनेटिंग ग्रुप मतलब ये इलेक्ट्रॉन और डोनेट करके इसको देगा, ठीक है। ठीक, तो अब देखते हैं कि विड्रॉ करने से क्या होगा। जैसे H तो कुछ भी नहीं करता, तो इस जगह पे जो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट होगा, है ना, वो उतना ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, जब विड्रॉ कर रहा है तो विड्रॉ करने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा। तो इस जगह जो पॉजिटिव चार्ज है उसका अमाउंट यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक। और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज को और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस जगह पे जो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट है पूरा नहीं घटेगा, थोड़ा सा घट जाएगा, ठीक। तो इन सभी जगह में
सेकेंड वाले में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है और थर्ड वाले में सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टेबिलिटी अब कैसे डिसाइड करेंगे? एक कोई ऐसा ना B- ले लो, है ना, B- ले लो जिसके ऊपर अटैक करना हो, ठीक। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, चार्ज ज़्यादा होता है तो अट्रैक्शन भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो 1 2 3 में से कौन सा जो कार्बोकैटायन है वो जल्दी से B पे अटैक करेगा? ये सेकंड वाला। क्यों? पास में है इसलिए? नहीं, पास की वजह से नहीं, सेकंड वाले पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका अमाउंट ज़्यादा है ना। और जो फोर्स होता है, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने, Q1 Q2/r² होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो सेकंड वाला तेज़ी से अटैक करेगा। मतलब सेकंड वाले की रिएक्टिविटी ज़्यादा है बाकी सबसे। इसका मतलब सेकंड वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी बाकी सबसे, ठीक। और थर्ड वाला बहुत बाद में अटैक करेगा, है ना, सबसे बाद में। उसके बाद फर्स्ट वाला अटैक करेगा। तो सबसे तेज़ी से सेकंड वाला अटैक कर रहा है, उसके बाद फर्स्ट वाला और उसके बाद थर्ड वाला। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला, और फिर सेकंड वाला, ठीक। तो यहाँ देख के हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूँ तो वो एक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा दे रहा है, और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहा हूँ लाइक ये, तो वो 1 से स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? घटा दे रहा है। तो हाइड्रोजन की जगह पे अगर मैं डोनेटिंग ग्रुप लगाऊंगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और हाइड्रोजन की जगह पे अगर मैं विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को कम करते हैं कार्बोकैटायन में, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं फिर से कार्बोकैटायन में। और यही चीज़ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो अब देख सकते हो तुमसे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द स्टेबिलिटी एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। इसमें बहुत जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको याद रखेंगे। डिक्रीज, इंक्रीज, डोनेटिंग, विड्रॉइंग, अगर हल्का सा भी स्वैप हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो वो स्वैप नहीं होना चाहिए। तो अगर समझ में आएगा तो स्वैप नहीं होगा, और अगर याद करोगे तो बिल्कुल स्वैप होने के चांसेस रहते हैं भाई साहब, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन। यहाँ कुछ कार्बोकैटायन बने हुए हैं, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है, ठीक है। एक बार अपने मन से करेंगे, है ना, सबको ट्राई करेंगे, और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाले को अगर देखूँ मैं, है ना, सबसे ऊपर वाले को देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन -I लगा रहा है, यहाँ भी फ्लोरीन -I लगा रहा है, यहाँ भी फ्लोरीन -I लगा रहा है, और यहाँ भी फ्लोरीन -I लगा रहा है। सभी जगह पे विड्रॉ कर रहा है। कहाँ पे फ्लोरीन -I ज़्यादा लगाएगा? हर जगह बराबर ही लगाएगा, है ना, पहले वाले में नहीं। सब जगह पे फ्लोरीन इक्वल -I लगाएगा। हाँ, लेकिन कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट फ्लोरीन का ज़्यादा पहुँचेगा? किस केस में ज़्यादा पहुँचेगा? इस वाले केस में ज़्यादा पहुँचेगा, ठीक है। तो इस जगह पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा थोड़ा सा बढ़ेगा, Δ1 मान लो बढ़ गया। इस जगह भी थोड़ा सा बढ़ेगा पर थोड़ा कम बढ़ेगा, Δ2 मान लो। इस जगह पे Δ3 मान लो, और इस जगह पे Δ4 मान लो। तो सबसे ज़्यादा जहाँ इंक्रीज़ हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का वो फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा? फोर्थ वाले में। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फोर्थ वाला, है ना। कहाँ लिखा जाए, कोई जगह ही नहीं छोड़ा। हाँ, तो फोर्थ सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 3, 2 और फिर 1। तो ये टेक्निकली एक रूल है जिसको लिखवाया मैंने यहाँ पे नीचे पे, है ना, वो देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज शार्पली विद द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जो इंडक्टिव इफेक्ट का इफ़ेक्ट है वो घट जाता है, ठीक है। और ये अपन साफ साफ देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा रूल है, बस इसीलिए वो क्वेश्चन कराया। अगर सेकंड वाले में देखें, है ना, तो सेकंड वाले पे यहाँ पे जो कॉमन चीज़ है वो तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ फ्लोरीन विड्रॉ कर रहा है, यहाँ 2 फ्लोरीन विड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ 3 फ्लोरीन विड्रॉ कर रहे हैं। तो
किस केस में फ्लोरीन का जो विड्रॉइंग पावर होगा वो ज़्यादा होगा? सब जगह बराबर ही होगा, है ना, फोर्थ नहीं, सब जगह फ्लोरीन ज़्यादा इक्वली लगाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ 3 फ्लोरीन है तो 3 लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो विड्रॉ होगा फोर्थ वाले केस में ज़्यादा विड्रॉ होगा ओवरऑल, ठीक है। तो फोर्थ वाले केस में जो इंक्रीज़ होगा, है ना, वो बाकी सबसे ज़्यादा होगा, और यहाँ तो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे कौन सा होगा? फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, और फिर सबसे लास्ट में फोर्थ, ये आएगा। ये सेकंड वाले का ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है, और होना भी चाहिए यार, ठीक है। ये यही रूल है सेकंड वाला, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, नंबर ऑफ़ ग्रुप्स अगर बढ़ा देंगे तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। इसमें भी कौन सी, ये भी कोई याद करने वाली बात है क्या? ज़्यादा ग्रुप लगाएंगे ज़्यादा खींचेंगे, है ना, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो इसलिए ये सेकंड रूल है, इसको लिख लेंगे, है ना। अब बात करते हैं थर्ड रूल की, जो कि यहाँ से आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। यहाँ देखिए ये CH3 डोनेट कर रहा है, थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम कर देगा। ये NO2 विड्रॉ कर रहा है तो ये बढ़ा देगा, और ये भी विड्रॉ कर रहा है तो ये भी बढ़ा देगा, थोड़ा अलग अमाउंट से बढ़ाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किस केस में आएगा? NO2 वाले केस में, क्योंकि NO2 का -I सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये ऑर्डर में लिखवाया हुआ। तो NO2 का -I अगर ज़्यादा होगा तो इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे कम। तो सेकंड की स्टेबिलिटी कम होगी, फिर आएगा थर्ड, फिर उसके बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ तो कम हो रहा है, तो फोर्थ, और फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट वाला। क्यों फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि फर्स्ट वाले में जो डोनेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, वो ज़्यादा डोनेट हो रहा है, ठीक है, और फोर्थ वाले में कुछ डोनेट ही नहीं हो रहा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये ऑर्डर है, अपने से ऑर्डर लिख पाए तो अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 रूल से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकालते हैं, ठीक। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात की, क्या हो अगर ये तीनों रूल में से कोई 2 रूल कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, है ना। मतलब डिस्टेंस देखें तो कोई और स्टेबल नज़र आए, है ना, नंबर देखें तो कोई और स्टेबल नज़र आए, ठीक है, स्ट्रेंथ देखें तो कुछ और भी समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसकी बात मानेंगे? जैसे मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ देखो सेकंड और थर्ड में, ठीक है, सेकंड और थर्ड में देखा जाए तो यहाँ NO2 लगा हुआ है। NO2 का जो विड्रॉइंग पावर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये विड्रॉ करेगा बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है, पर यहाँ 2 फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फ्लोरीन का विड्रॉइंग पावर कम होता है, लेकिन 2 फ्लोरीन लगे हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा विड्रॉ करेगा। तो ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, ठीक है, तो NO2 ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है, तो जो ज़्यादा विड्रॉ करेगा वो ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा स्टेबिलिटी को, तो थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर मैं नंबर की बात करूँ तो यहाँ 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो ज़्यादा यहाँ भी ज़्यादा विड्रॉ होना चाहिए। तो मतलब कुल मिला के यहाँ डिस्टेंस, यहाँ पे नंबर और स्ट्रेंथ में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। दूसरा, अगर नंबर की बात करें, जैसे ये देखो ये क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, ठीक है, पर वहाँ NO2 दूर लगा हुआ है। तो अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, सेकंड वाला, और स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है क्वेश्चन में, बहुत आराम से, ये होता ही है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, रूल्स को एक प्रायोरिटी ऑर्डर में ही याद रखेंगे। ये है इसी का प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट की अगर बात होगी तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस की, ठीक है, क्योंकि वो रूल मैंने पहले लिखवाया। तो डिस्टेंस को पहले मानेंगे, है ना, उसके बाद फिर हम नंबर देखेंगे और फिर स्ट्रेंथ देखेंगे। और अगर कहीं डिस्टेंस नंबर में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, मतलब पहले दूसरे में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो हम पहले वाली की बात मानेंगे, दूसरे तीसरे में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो हम दूसरे वाले की बात मानेंगे, और तीसरे पहले में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो ऑब्वियसली पहले वाले की बात मानेंगे, ठीक है। तो जो रूल ऊपर लिखवाया है वो रूल डोमिनेट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब
जो रूल डोमिनेट करता है उसको ऊपर मैंने लिखवाया है, इसलिए वो डोमिनेट करेगा, इसलिए नहीं कि सब ऊपर लिखवाते रहे। अब इसको ऊपर लिखवा देते तब ऐसा थोड़ा होता। तो जो रूल डोमिनेट करता है उसको मैंने यहाँ पे ऊपर लिखवा रखा है। चलो तो ये वाले रूल की बात करते हैं, है ना, थोड़ा साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे पहले डिस्टेंस देखते हैं। तो डिस्टेंस के हिसाब से ये सबसे कम डिस्टेंस पे, फोर्थ वाला, तो इसका मतलब क्लोरीन जो होगा वो सबसे ज़्यादा विड्रॉ करेगा, तो क्लोरीन की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है, इसलिए क्लोरीन की स्टेबिलिटी को हमने सबसे कम कर दिया। बाकी कोई भी उस डिस्टेंस पे नहीं है, सब लोग अगले डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये एक कार्बन की दूरी पे है, इसलिए इसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। अब 2 कार्बन पे यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे NO2 है और यहाँ CH है। तो डिस्टेंस तो सब जगह सेम, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, नंबर। यहाँ पर 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं और बाकी वहाँ पे एक एक ग्रुप लगे हुए हैं। तो 2 ग्रुप ज़्यादा विड्रॉ करेंगे, कोई भी 2 ग्रुप होंगे वो हमेशा ही ज़्यादा विड्रॉ करेंगे किसी भी एक ग्रुप से, ठीक है। तो 2 फ्लोरीन हमेशा ही ज़्यादा विड्रॉ करेंगे एक NO2 से, ठीक। तो फ्लोरीन का जो थर्ड वाला होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी बाकी बचे में। अब यहाँ पे क्या हुआ, नंबर भी इक्वल हो गया और डिस्टेंस भी इक्वल हो गया। तो अब बात करेंगे जो हमारे पास बचा हुआ टॉपिक है, स्ट्रेंथ। तो NO2 ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है, तो सेकेंड और फिर फर्स्ट, ये ऑर्डर आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को निकालते हैं। समझ में आया सबको? बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में क्या होता है, देख कोई कार्बन आयन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन कुछ नहीं करता। यहाँ पे अपन नेगेटिव चार्ज लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, विड्रॉ कर रहा हो, और एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लेते हैं। अब डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और देगा, तो नेगेटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाएगा, ठीक है। माइनस डेल्टा लिखा है मैंने, मतलब और नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ पे विड्रॉ करेगा तो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इन सभी में, सभी जगह, इन सभी में अगर बात करें तीनों में, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ है, थर्ड वाले पे, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो कौन इस इलेक्ट्रोफाइल पे तेज़ी से अटैक करेगा, थर्ड वाला, सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला? ऑब्वियसली थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड वाले पे नेगेटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है, तो उसके अटैक करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम स्टेबल होता है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, ऐसे ही तो होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो थर्ड वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम, क्योंकि पहले अटैक कर दे रहा है। फर्स्ट सेकंड में देखते हैं कौन जल्दी से अटैक करेगा। फर्स्ट में एक पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पहले अटैक करेगा, और सेकंड वाला सबसे बाद में अटैक करेगा, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज का अमाउंट कम है, इसलिए सेकंड वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूँ तो जो स्टेबिलिटी होगी, है ना, वो कार्बन आयन की बढ़ जाएगी, और डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूँ तो कार्बन आयन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यही लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है। याद करोगे तो इसलिए कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, है ना, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पुराना वाला ही है जिसमें बस पॉजिटिव जगह पे नेगेटिव लगा दिया। हाँ वही है, ठीक है। तो डिस्टेंस के हिसाब से अगर बात करें, ऊपर वाले में सबसे ज़्यादा विड्रॉ हो रहा है फर्स्ट वाले में, और विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो फर्स्ट वाला स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, और सबसे लास्ट में फोर्थ, यही ऑर्डर आएगा, है ना। डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ता है, ठीक। नंबर्स की बात करें, इस वाले में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा फोर्थ, 3, 2, 1। आई होप ये अपने मन से समझ में आ जाना चाहिए,
ठीक है। और अगर ये नहीं समझ में आता है, वीडियो पीछे करेंगे और कार्बोकैटायन वाले में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कैसे आया, ठीक। थोड़ा खुद सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक। यहाँ देखते हैं, इसमें CHO है, NO2 है और CH3 है। यहाँ तो ये डोनेट कर रहा है जी, तो यहाँ तो ये अनस्टेबिलिटी बढ़ा दिया, घटा दिया, और फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे कम है ना, फिर फोर्थ, फिर इन दोनों में NO2 और CHO में कौन ज़्यादा विड्रॉ करता है, NO2, तो सेकेंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, और फिर थर्ड की स्टेबिलिटी उसके बाद से, ये ऑर्डर आएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ को फिर डोमिनेट करते हैं। लेकिन क्या हो कि जब कॉन्ट्राडिक्शन होगा तब क्या करेंगे, फिर से वही रूल लगाएंगे, डिस्टेंस, नंबर और स्ट्रेंथ, ठीक है। डिस्टेंस के हिसाब से कौन डोमिनेट कर रहा है, थर्ड, तो ये फोर्थ वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट, ये ऑर्डर आएगा। और अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये वही पुराना वाला क्वेश्चन है, आई होप पुराना वाला क्वेश्चन हो, है ना, जिसमें कार्बोकैटायन की जगह पे बस कार्बन आयन लिखा हुआ है, एकदम वही है, ठीक। इसका मतलब ये है, और ध्यान से देखोगे तो जो ऑर्डर वहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का आ रहा था, उसका जस्ट उल्टा ऑर्डर यहाँ कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में आ रहा है। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर का जस्ट क्या होने का, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उल्टा बिल्कुल भी नहीं होता, ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये दिमाग में मिसपरसेप्शन बहुत सारे लोगों के होता है, तो कभी भी ये परसेप्शन दिमाग में मत बनाना, है ना। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि जो कार्बन आयन है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर के जस्ट उल्टा हो। हाँ, यहाँ पे आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है, कभी कभी आ जाता है ना, पर ये दिमाग में ये बनाना कि कार्बन आयन का हमेशा ही अपोजिट आएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में अभी तो आ रहा है, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं, ठीक। तो जो अगला इफेक्ट है वो है ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ पे इंडक्टिव इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इसके बारे में अभी बात करेंगे यहाँ पे। तो उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन है उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। लाइक मान लेते हैं कोई एक एनायन है ऐसा, लाइक ये H है और CO माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक एनायन है ना, उसमें H लगा हुआ है। सेम उसी जगह पे उस एनायन में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये तीन केसेस हैं, है ना। इसको मैं पहला वाला केस मानता हूँ, इसको दूसरा और इसको तीसरा, ठीक है। इन तीनों ही केस में अगर मैं बात करूँ, है ना, नेगेटिव चार्ज की एनायन की, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सेकंड वाला। सेकंड वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, ये एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये स्टेबिलिटी को क्या करता है, घटाता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड, है ना, उसके बाद स्टेबल होगा फर्स्ट, और उसके बाद सबसे कम स्टेबल होगा थर्ड वाला, ठीक है। लेकिन अगर इन एनायंस को अगर ध्यान से देखें तो ये एक एसिड के कंजुगेट बेस है। ये जो कंजुगेट बेस है इस कंजुगेट एसिड का है, ठीक है। तो 1 to 3 जो एनायन वहाँ बन रहे थे, ये उन रिस्पेक्टिव एसिड्स के कंजुगेट बेस हैं, ठीक है। अब इनमें सेकेंड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब इस इक्विलिब्रियम को पहले कंप्लीट कर ले, यहाँ पे भी H+ भी एक बनेगा, यहाँ एक H+ बनेगा और यहाँ भी H+ बनेगा। तो सेकेंड वाला अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब है कि सेकेंड वाला जल्दी से बन जाएगा बाकी के रिलेटिव, है ना, क्योंकि जो हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो अगर सेकेंड वाला स्टेबल है तो सेकेंड वाला जल्दी से बन जाएगा, और जल्दी से बनेगा तो ये जो सेकेंड वाली इक्विलिब्रियम होगी ज़्यादा आगे की तरफ शिफ्टेड होगी, और ज़्यादा आगे की तरफ शिफ्टेड होगी मतलब H+ ज़्यादा निकलेगा,
ठीक है। और जो एसिड होते हैं वो H+ देते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा H+ देते हैं, ठीक। तो सेकंड वाला जो एसिड होगा, है ना, वो ज़्यादा H+ दे रहा है, मतलब सेकंड वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और थर्ड वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, और फर्स्ट वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ बीच में रहेगा, नहीं तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो टेक्निकली एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, मतलब उसी जगह पे, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे अगर मैंने विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट गई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, कम, ठीक है। तो ये छोटा सा लाइन लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग एसिड्स, ठीक है। तो आप पहले अपने मन से करेंगे, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक बार नोट कर लो, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले की, ठीक। तो पहले वाले में वहाँ हाइड्रोजन लगा है, वहाँ CH3 लगा है, और यहाँ पे ये सब, ठीक है, सारे वही सब इफ़ेक्ट हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए। और जो ऑर्डर होगा वो सिंपल ये वाला ऑर्डर होगा, क्योंकि CH3 एक डोनेटिंग ग्रुप है, जितना ज़्यादा लगा रहेगा उतना ही ज़्यादा ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, ठीक। यहाँ बात करते हैं, F लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसी हिसाब से ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ 4th, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तुमने अपने मन से सही सही किया होगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस नंबर, और ठीक है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, देखो लगा हुआ है, दिख नहीं रहा है पर लगा हुआ है, CH3 ही है वो, है ना। तो ये डोनेट कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, डिक्रीज़ कर देगा। ये जो लाइन मैंने बनाई है ये एज्यूम करने के लिए कि कम करेगा, ठीक। फ्लोरीन विड्रॉ करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, NO2 विड्रॉ करेगा और ज़्यादा बढ़ाएगा, और NH2 विड्रॉ करेगा, थोड़ा कम बढ़ाएगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और फिर फोर्थ का तो सबसे कम होगा ना, तो फिर फर्स्ट और फिर फोर्थ। ये ऑर्डर आना चाहिए, पर एक्चुअली में क्या होता है, ये ऑर्डर नहीं आता, थोड़ा सा ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। और ऑर्डर को जब, अगर तुमने ये ऑर्डर लिखा है ना, ये वाला ऑर्डर अगर लिखा है 1, 4, तो अच्छी बात है। अगर अपने मन से ये ऑर्डर लिखा बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जो पता होनी चाहिए सबको। क्या पता होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम से, ताकि गलती ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एसिड्स होते हैं इसको ध्यान से देखो, इसमें यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है और एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है। इस टाइप के एसिड्स को अपन अमीनो एसिड बोलते हैं, अमीनो एसिड, ठीक है। अमीन ग्रुप भी लगा हुआ है, एसिडिक ग्रुप भी लगा है, इसलिए अमीनो एसिड बोलते हैं। और कभी भी एक ही ग्रुप में एक ही कंपाउंड के ऊपर एक एसिडिक भी ग्रुप लगा हो और बेसिक ग्रुप भी लगा हो, तो वो दोनों क्या करते हैं, आपस में ही रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं। जगह नहीं है, इधर बना देता हूँ। ये बनाते हैं, और ये बनाने के बाद अगर देखोगे तो इस कंपाउंड के पास अब कोई H+ बचा ही नहीं देने के लिए। तो जब H+ है ही नहीं देने के लिए तो एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले का तो कंपेयर ही नहीं करेंगे, ठीक है। फोर्थ वाले में डिक्रीज़ हो रहा है, पर फर्स्ट वाले में तो गायब ही हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे CH3 थोड़ा सा डोनेट करके एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ कर रहा है, वहाँ NH2 H+ पूरा खा जा रहा है और एसिडिक स्ट्रेंथ ही पूरा खा जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। और ये रूल मैंने नीचे लिखवाया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ज्यूटर आयन, है ना। ज्यूटर आयन क्या होता है, ये जो आयन बना है इसी को अपन ज्यूटर आयन बोलते हैं, ठीक है। तो ज्यूटर आयन के फॉर्मेशन की वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है।
काफ़ी कम हो जाता। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट वाले की। बहुत ही आसान है, मुझे लगता है ये मिटा देना चाहिए, नोट कर लो, मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट वाला तो बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ देखो ये एक डोनेटिंग ग्रुप है, ये एक स्लाइटली विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये एक थोड़ा ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पे ये भी थोड़ा कम विड्रॉइंग ग्रुप है। तो विड्रॉइंग के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, फिर सेकंड वाला, और सबसे कम फर्स्ट वाला होगा। इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर में सीधा जाके देख सकते हैं। ठीक है, वैसे कुछ लोग हाइब्रिडाइजेशन से भी इसको निकालते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑर्डर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की, है ना। बेसिक स्ट्रेंथ पे इंडक्टिव इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मान लेते कोई बेस है, कौन सा बेस ले लें, अमोनिया ले लेते हैं, तो कोई लुईस बेस लेते हैं, है ना। मान लो कि अमोनिया है ना, इसको इस तरह से बनाया मैंने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ। ठीक, इसी में अमीन लगा हुआ है, और यहाँ पे मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूँ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और एक जगह पे मैं इसी जगह पे हाइड्रोजन हटा के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूँ। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इस जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही रहेगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, पता नहीं क्या दिख रहा है, ई, हाँ ये हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थर्ड वाले केस में है। इसका मतलब है कि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को तो क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ, है ना। तो सबसे तेज़ी से इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद फर्स्ट, और फिर सेकंड, ये ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। चाहो तो याद भी कर सकते हो, पर करना। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि ये जो छोटी चीज़ है इसको समझ पाए। ठीक है, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग बेसिस। ये मुझे लग रहा है कि ये फिर से वही वाले बेस जो एसिड थे उन्हीं जगह पे मैंने बेस लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। डिस्टेंस बढ़ रहा है, वहाँ देखते हैं सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, 4th 3 2 1। इस वाले में देखते हैं नंबर बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये नंबर डिस्टेंस सब वेरी कर रहा है यार, कैसे होगा। तो यहाँ पे NO2 है, यहाँ CHO लगा हुआ है, यहाँ NO2 पास में लगा हुआ है, और यहाँ CH3 डोनेट कर रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो फर्स्ट वाले का होगा क्योंकि वहाँ डोनेट हो रहा है, बाकी सब जगह से विड्रॉ हो रहा है ना। अब इसके बाद से सबसे ज़्यादा विड्रॉ कहाँ पे हो रहा है, सेकंड वाले में विड्रॉ हो रहा है, तो सेकंड वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, फॉलो करते रहना। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो वीडियो थोड़ा सा, ऑनलाइन में यही तो बेनिफिट, वीडियो थोड़ा सा पीछे ले देख लिए, है ना। अब यहाँ देखो CHO है और NO2 है। NO2 कहाँ पे ज़्यादा, NO2 ज़्यादा विड्रॉ करता है, CHO। ऑर्डर याद करेंगे, है ना, NO2 आगे होता है, तो NO2 ज़्यादा विड्रॉ करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा डिक्रीज करेगा। CHO रिलेटिवली थोड़ा कम विड्रॉ करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा पर रिलेटिवली कम करेगा। तो कौन ज़्यादा होगा, थर्ड और फिर फोर्थ, ये ऑर्डर आएगा। ठीक, यहाँ देखते हैं, यहाँ डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, इस जगह पे विड्रॉ हो रहा है, इस जगह भी विड्रॉ हो रहा है, और इस जगह भी विड्रॉ हो रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विड्रॉ, तो सबसे ज़्यादा जो डोनेट कर रहा है यहाँ पे है, तो मतलब फोर्थ वाले का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, है ना। फिर उसके बाद थर्ड वाले का होगा, फिर फर्स्ट वाले का, और फिर सेकंड वाले का सबसे कम। अगर ये ऑर्डर अपने मन से लिख रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये ऑर्डर सही होता नहीं है।
है ना, उसका रीज़न है ये थर्ड वाला। थर्ड वाले का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ है, वो बहुत ही कम हो जाता है, और उसका रीज़न है फिर से ज्विटर आयन, है ना। ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना, जिसमें एसिड और अमीन दोनों ग्रुप होता है ना, ये ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर लेंगे, और ज्विटर आयन फॉर्मेशन करने से ये NH3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, बना लेना, ये NH3+ में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CO- में। तो इस जगह पे नाइट्रोजन के पास अब लोन पेयर है ही नहीं देने के लिए, है ना। तो जब लोन पेयर है ही नहीं तो देगा कैसे? ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम नहीं बे, गायब हो जाए। ठीक है, तो ज्विटर आयन के फॉर्मेशन से न सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है, बल्कि बेसिक स्ट्रेंथ भी खत्म हो जाता है। तो थर्ड वाला तो किसी कंपटीशन में ही नहीं होगा। थर्ड वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम होगा, और ज्विटर आयन बनने से एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटता ही रहता है और बेसिक स्ट्रेंथ भी एकदम मिनिमम होगा। ठीक है, अगर ये ऑर्डर अपने मन से लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वरना पुराना वाला भी सही है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन है, R जो है एल्काइल ग्रुप है। R एल्काइल ग्रुप क्या करता है? डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा कौन बेसिक होगा? 4th, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। पर क्या होता है, देखो गैस फेज में तो ये सही भी है, ठीक है, लेकिन एक्वस फेज में इस तरह का ऑर्डर नहीं देखने को मिलता है। एक्वस फेज में सबसे ज़्यादा जो बेसिक होता है वो होता है थर्ड, ठीक है, फिर सेकंड, फिर फोर्थ और फिर फर्स्ट। ये एक्वस मीडियम में ऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है, पानी के अंदर या सोल्यूशन के अंदर इस तरह का ऑर्डर देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा डिफरेंट है, और उसका रीज़न है सॉल्वेशन। यहाँ पे क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट उसमें से एक फैक्टर है जो कि ज़्यादातर जगहों पे हमें दिखता है, लेकिन यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स के केस में जो एक और फैक्टर है जो अपना रोल प्ले करता है वो है सॉल्वेशन, या हाइड्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेशन क्या होता है, हाइड्रेशन क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं अभी। जैसे मान लें अमोनिया, ठीक है, अमोनिया है, 3 हाइड्रोजन होते हैं अमोनिया में। इसने क्या किया, H+ से रिएक्ट किया, एक्वस मीडियम में H+ से ही रिएक्ट करेगा और NH4OH बना लिया। ठीक है, NH4+ बना लिया। तो जो NH4+ बनाएगा, ठीक, इसमें 4 हाइड्रोजन हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक, जिन पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, हाइड्रोजन पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है, क्योंकि पोलराइज्ड है, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक्वस मीडियम में रहेंगे या किसी सॉल्वेंट में रहेंगे, तो जो उसका नेगेटिव पोर्शन होता है, मैं पानी बना रहा हूँ यहाँ पे, उसके साथ इनका अट्रैक्शन होता है, जिसको अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम आगे की तरफ ईजिली शिफ्ट होगा। ठीक, तो अमोनिया केस में तो ये होता है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं एक हाइड्रोजन की जगह पे R लगा दूँ, एल्काइल ग्रुप लगा दूँ, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो R, ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये गायब हो जाएगा और एक हाइड्रोजन बॉन्ड पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड गायब हो जाएगा, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक, तो अब पहले 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे पर मॉलिक्यूल, अब 3 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब अगर मैं सेकेंडरी अमीन की बात करूँ, ठीक है, सेकेंडरी अमीन लगाने से ये हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। ठीक है, और अब सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ठीक
ठीक है, बना के देखना। ये 3 अलग अलग फ़ोटो थे, मैंने एक ही बनाया क्योंकि मेरे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है, मैं मिटा सकता हूँ। और अगर मैं तीनों हाइड्रोजन हटा के टर्शरी अमीन बनाऊँ, तो टर्शरी अमीन बनाने से जो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन हैं वो और भी कम हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो हाइड्रेशन का इफ़ेक्ट देखा जाए, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन से शुरू करते हैं, है ना, ध्यान से देखेंगे। अमोनिया है, प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है और टर्शरी अमीन है, ठीक है। इसमें अगर मैं इंडक्टिव की बात मानता हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट की बात मानता हूँ, तो आगे जाने से बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए भाई? एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जितना ज़्यादा डोनेट करेगा, डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी बढ़ेगी और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं हाइड्रेशन की बात करूँ, हाइड्रेशन से आगे जाने से जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ करना चाहिए, ठीक है। डिक्रीज़ क्यों करेगा? क्योंकि आगे जाने से नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड घटते जा रहे हैं, तो इस साइड वाले ग्रुप की स्टेबिलिटी घटती जा रही है, मतलब इक्विलिब्रियम के आगे शिफ्ट होने की टेंडेंसी घटती जा रही है, मतलब कंपाउंड के H+ खाने की टेंडेंसी घटती जा रही है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ घटती जा रही है, ठीक है। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात माने तो इधर से इधर आने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हाइड्रेशन की बात माने तो इधर से इधर आने से घटेगा, है ना। तो एक्चुअली में क्या होगा, दोनों का कॉमन इफेक्ट आता है, और जो इफेक्ट आता है वो इसको याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो जो यहाँ तक अपना इंडक्टिव डोमिनेट करता है, लेकिन इसके बाद से हाइड्रेशन डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। तो R2NH सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, फिर RNH2, फिर उसके बाद R3N और फिर NH3, ये ऑर्डर आता है, ठीक है। कुछ 1-2 किताबों में इससे थोड़ा अलग दे रखा है ना। सेकेंडरी के बाद टर्शरी लिखा है, फिर प्राइमरी लिखा है, फिर अमोनिया लिखा है ना। जो अच्छी किताबें हैं उसमें ये ऑर्डर लिखा हुआ, ठीक है। तो हम इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, है ना। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन में इसी तरह से जो बेसिक ऑर्डर है वो चेंज होता है, ठीक। तो ये तो रहा इंडक्टिव इफेक्ट का जितना भी इफ़ेक्ट है इसके बारे में बात, ठीक है। नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट आता है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट।